Good morning, children. Or how are you? I hope that you all are fit and fine, feeling very happy and बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप घर पे अपने पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही चल गया होगा कि आपके यहाँ सेकेंड हाफ वाले एग्जामिनेशन अब शुरू होने वाले हैं और सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको एक बार फिर जो है आपका सिलेबस आपको मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि आपका सेकेंड हाफ वाली एग्जामिनेशन के पोर्शन क्या है। बच्चों, पहला इतिहास से आपका पहला 1 to 6 चैप्टर है, यानी पहला चैप्टर आपका यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, भारत में राष्ट्रीय राज्य की अंग्रेजी राज्य की स्थापना और भारत में कंपनी राज्य का विस्तार और भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कारण और परिणाम, ब्रिटिश राज के अधीन भारत, लेसन नंबर 6 है, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। ये 6 पार्ट जो है लेसन जो आपके हिस्ट्री के हैं और सिविक्स के 2 है आपका हमारा लोकतंत्र और देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। ये है आपके नागरिक शास्त्र 2 चैप्टर, यानी आपके हिस्ट्री एंड सिविक्स के मिलाकर आपके टोटल 8 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो बच्चों, आप इस बार अच्छे से बढ़िया से पढ़िएगा और अच्छी तैयारी के लिए आप वीडियो जरूर देखिए और अपनी किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार आपके वो ऑप्शनल नहीं है, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होंगे जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। आप 6-7 में जैसे आपने क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम देते आए हैं वैसे ही एग्जाम है। तो और बस है कि आपको ये एग्जाम ऑनलाइन है। तो बच्चों, प्रिपरेशन आपकी अभी से होनी चाहिए और आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए और पुस्तक को और पाठ को भी पढ़िए और लेसन्स को जरूर पढ़िए। तो बच्चों, जैसा कि अब एग्जाम्स हैं तो हम जो चैप्टर हमने शुरू किया था हिस्ट्री में, अब उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे और अब वो एग्जाम बाद हम उस लेसन्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हम इस लेक्चर में आज के लेक्चर में हम कुछ पोर्शन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपके पार्ट में दिए हुए हैं। तो पहले पार्ट में पहला आपका पार्ट था कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि भारत का जो रिलेशन संबंध था वो प्राचीन काल से विदेशों से रहा है व्यापार के लिए। तो इसी तरीके से भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारी विदेशी कंपनियां आती रही हैं। जैसे सबसे पहले डच आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, उसके बाद फिर डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेजी शासन आया। और सबसे पहले व्यापार करने वाला जो व्यापारी कंपनी था वो था पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में व्यापार करने आई और इनके व्यापार करने का तरीका भी अलग था, क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे एरोप्लेन है या 4 व्हीलर है या आपके ट्रक्स हैं, ये सारी चीजें नहीं थी। तो व्यापार जो है वो समुद्री तट और कोस्टल एरिया से होते थे, तटबंधीय क्षेत्रों से हुआ करते थे। तो ये वहां के इनके व्यापार करने का तरीका जो था, इन व्यापार 3 मार्गों से व्यापार होता था। एक था आपका प्रथम मार्ग था आपका फ्रांस की खाड़ी से होता वो समुद्री मार्ग था। दूसरा था इस मार्ग से तुर्की है, इजिप्ट है, वेनिस है और जिनेवा से व्यापार भारत का होता था। दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक था। यहाँ से समुद्र द्वारा जो है वो वेनिस और जेनेवा में जहाज जो है वो भेजा जाता था। तीसरा मार्ग था आपका मध्य एशिया से लेकर मिस्र से फिर यूरोप के लिए था। तो ये 3 मार्ग थे जिसके द्वारा जो है वह व्यापार किए जाते थे। तो ये आपका एक चीज थी। दूसरी चीज है कि आपके दूसरा पार्ट में जो है पहले इस पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे समुद्री मार्ग की जो है वो खोज भी बहुत होने लगी। इन 3 के अलावा की खोज भी होने लगी। जैसे कि आपको पता ही है कि वास्को डी गामा ने जो है वो इंडिया की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये समुद्री तट से होकर जो यात्रा इन्होंने शुरू की तो देश की इन्होंने खोज की, यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में वो जो है उन्होंने भारत की खोज की। तो ये आपका इसी तरीके से जो है वो यूरोपीय व्यापार बढ़ता रहा। फ्रांस में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ लगने लगी और इंडियन मार्केट में ब्रिटिश कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी सब जो है उसमें जो है उनकी अपनी अलग पहचान बनने लगी। फिर बच्चों, जब व्यापार के बहाने जब अंग्रेजी कंपनी या फ्रेंच जो पुर्तगाली कंपनी आई तो उसने अपने कॉलोनीज स्थापित कर दी। इंडिया में भारत में कॉलोनीज को एस्टैब्लिश कर दिया
और व्यापार के बहाने वो जो है इंडियन मार्केट पे वो हावी होने लगे। इसके बाद बच्चों इसी व्यापार के बहाने भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना का भी प्रोसेस शुरू हो गया, उसकी स्थापना हुई। और जैसे अन्य व्यापारी की तरह, जैसे पुर्तगाली, फ्रेंच और इसके व्यापारियों की तरह जो है वो अंग्रेजों ने भी व्यापार के बहाने जो है इंडिया में प्रवेश किया और यहाँ पे व्यापार के बहाने उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। क्योंकि 18वीं शताब्दी में बच्चों मुगल साम्राज्य का जब पतन होने लगा तो कोई ऐसा राजा नहीं था, कोई ऐसा रूल नहीं था कि इसको कोई संभाल सकता इस बड़े साम्राज्य को। तो यहाँ पे क्या ये इस कमजोरी का, इस वीकनेस का जो है वो फायदा जो है वो अंग्रेजों ने उठाया और फिर इसके बाद जो है उन्होंने जो है वो धीरे धीरे जो है यहाँ के कमजोर साम्राज्य को, कमजोर क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। और व्यापार के बहाने ही उन्होंने अपने देश में तरह तरह हर जगह प्रोविंसेस में, हर क्षेत्रों में अपने कॉलोनीज, अपने जो है वो केंद्र बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो निरंतर जो है वो बढ़ते चले गए और निरंतर छोटे छोटे युद्ध भी होते रहे। लेकिन युद्ध में जो है वो अंग्रेजों का बोलबाला रहा, उनकी ज्यादा जीत रही, क्योंकि उनके पास जो है वो सैन्य बल ज्यादा अच्छे थे और सशस्त्र थे और वो बहुत ही प्रशिक्षित सेना थी उनकी। तो इस तरीके से जो है इंग्लैंड का जो कंपनी शासन था वो पूरे देश में जो है वो उसने अपना शासन जमा लिया। अब जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेशिक राज्य क्यों बनाया, क्यों उसने अपना कॉलोनियल एम्पायर क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर वो अंग्रेज व्यापार करने आए थे। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बच्चों शुरू हो चुकी थी। अब ये औद्योगिक क्रांति क्या है? अब बच्चों उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियान, यानी उद्योग यानी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियान को हम कह सकते औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो ये वहां पर इंग्लैंड में शुरू हो चुका था 18वीं शताब्दी में। तो इससे क्या था कि वहां पे कारखाने और इंडस्ट्रीज ऑलरेडी जो है वो बहुत ही बल्क में स्थापित होने लगे थे। अब उनको कच्चा माल चाहिए था, तो वो क्या, उन्होंने इंडियन मार्केट को चुना और उन्होंने इंडियन मार्केट में कच्चा माल उठाया, सस्ते में उन्होंने यहाँ से खरीदा और वो वहां पर उन्होंने सप्लाई कर दिया। और यहाँ के जो बुनकर थे, जो यहाँ के करघा जो बुनकर थे, जो कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति थे, जो कपड़ा बनाने वाले जो निर्यात करता था, उनको नुकसान होने लगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हावी होने लगे और उसके बहाने इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब जो है इनकी जो है अब भारत में क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है वो एक तरह से इन्होंने फ्रेंच कंपनी पर कब्जा कर लिया। यानी पहले फ्रेंच कंपनी, डच कंपनी यहाँ पे थी बच्चों, तो उनका व्यापार यहाँ पे ज्यादा बोलबाला था। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, जब उसने अपना व्यापार बढ़ाया, जब उसने अपना संबंध बढ़ाया और यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक पर उसने हावी कर दिया, तो उन्होंने डच कंपनी पर आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद उसका सबसे बड़ा श्रेय लॉर्ड क्लाइव को जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने जो है वो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने के लिए लॉर्ड क्लाइव का सबसे बड़ा योगदान रहा। उनके नेतृत्व में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो पाई। तो इस तरीके से ये चीजें जो है, स्थापना जो है वो कंप्लीट हुई। और फिर इसके बाद बहुत सारे राजा थे भारत में, छोटे छोटे जो नवाब थे, जो छोटे छोटे राजपूत राजा थे, या बहुत छोटे क्षेत्रों में बनने वाले जो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राजा थे, वो सभी वन बाय वन जो है बारी बारी से जो अंग्रेजी शासन के अधीन होते रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें लॉयल्टी की कमी थी, ईमानदारी की कमी थी, एक नेतृत्व की कमी थी, एक लीडरशिप की कमी थी, जो कि अंग्रेजों के पास बहुत मजबूत था। तो अंग्रेजों ने जो है वो फूट और डालो और राज्य करो वाली नीति अपनाई और यहाँ के सारे छोटे छोटे राजाओं और प्रोविंसेस को अपने अधीन कर लिया। तो इस तरीके से ब्रिटिश राज की जो है यहाँ पे स्थापना हो गई। और इसके बाद बच्चों प्लासी का भी युद्ध यहाँ इसी टाइम जो है बहुत सारे युद्ध भी लड़े गए। जैसे कि आपके कंपनी को, जैसे मान लीजिए भारत में ज़मीन लेकर जो कंपनियां जो है अपनी अपनी कोठियां जब बना रही थी, तो भारत में भी एक दूसरे से बहुत सारे युद्ध लड़े गए। जैसे कर्नाटक क्षेत्र में जो है वो कर्नाटक के युद्ध हुए। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ये भी कर्नाटक में लड़े गए। इसमें जो है युद्ध में फ्रांसीसी, अंग्रेजी, कर्नाटक जो थे वो फ्रांसीसी अंग्रेजी से ये परास्त हो गए, क्योंकि इनके पास उतनी सैन्य बल नहीं था जितना सैन्य बल अंग्रेजों के पास था। और सबसे बड़ी बात है ये कि अंग्रेज जो व्यापारी थे, इनके पास वो टैक्टिक्स थी, वो स्किल्स थे।
तो इस तरीके से उन्होंने और फिर राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से भी खतरा होने लगा, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी संपत्ति थी, उनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे जो है अंग्रेजों को अधीन होने लगा। और उनको पता चल गया कि उन्हें पता ये वो जान गए थे कि अब उनकी जो ट्रेजरी है, खजाना जो है वो खाली था, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा और नवाब थे वो इनकैपेबल थे, इनएफिशिएंट थे, उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने राज्य को संभाल सके। तो फिर उन्होंने जो है वो सरेंडर कर दिया और ब्रिटिश राज जो है वो उन्होंने जो इस पे अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राज्यों के राज्य से फायदा उठा, बहुत तरीके से फायदा उठा, क्योंकि वो निजी व्यापार कर रहे थे बच्चों, तो अपने माल को कंपनी का माल बता रहे थे और जो है वो कर नहीं चुकाते थे। तो अब इसमें क्या था, इस तरह कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, बल्कि उसके कर्मचारी अफसर भी जो है निजी रूप से मालामाल हो रहे थे। तो एक तो ये फायदा, सबसे बड़ा फायदा वो उठा रहे थे। दूसरा ये कई भारतीय सेठ जो थे जो कंपनी के व्यापार में मदद किया करते थे, ये भी एक कारण था। और फिर इस कंपनी की आड़ में जो है राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी, ये सब चीजें हो रही थी, तो ये सारी चीजें भी होने लगी। इसी बीच बक्सर का युद्ध भी लड़ा गया और प्लासी का युद्ध भी लड़ा गया बच्चों। तो प्लासी का युद्ध है 1757 ईस्वी में लड़ा गया, और इसके ये प्लासी का युद्ध किसके बना, 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं जो हैं वो आमने सामने हुई, जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेज पे आक्रमण की पहल करने को कहा, कि लेकिन मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और उसने उनकी जो है वो उनका पालन नहीं किया और वो वहीं खड़ा रहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों की जीत हो गई। इसके बाद बच्चों बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में। इसमें 1764 में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इसमें लेकिन सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि के भागने को विवश हो गया। यानी इसमें एक मीर कासिम, जैसे कहते हैं कि एक युग शासक था, वो बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था, लेकिन उसके विद्रोही जो अमीर थे, उन अमीर जो थे, नोबल्स थे, उनका दमन उन्होंने किया, अपनी सेना को उन्होंने आवश्यक सुधार भी किए। फिर लेकिन मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों की नीयत से बिल्कुल तरह से परिचित था कि अंग्रेज जो है वो किसी के नहीं है, तो ये कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी मेरी संपत्ति जब्त कर, कभी भी ये मेरा क्षेत्र, मेरा राज्य, मेरा एम्पायर, मेरी अपनी चीज जो है वो हड़प सकते हैं। तो इसलिए बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में, जिससे मीर कासिम की हारी हुई और पराजय मिली, और इस तरीके से अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीते। अब बच्चों इसके बाद आपका चैप्टर आता है कि भारत में कंपनी स्टैब्लिश हो गई। कंपनी पूरी तरीके से व्यापार के बहाने आए और कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हो गया। अब एस्टैब्लिशमेंट के बाद अंग्रेजों के पास एक मिशन था कि अब वो किस तरह कंपनी का वो विस्तार करें, इसको किस तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाएं। ये काम इतना आसान नहीं था बच्चों, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे राजा ऐसे भी थे जो अभी भी अंग्रेजों का के अधीनत्व या कहते आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो इनका भी एक था। अब यहाँ पे बहुत सारी रीति रिवाज, बहुत सारी नीति और बहुत सारी पॉलिसीज भी थी जिनको अंग्रेजों को अभी समझना था, उनको तोड़ना था, उनको हेर फेर बदल करना था, अपनी नीति लानी थी उनको। तो इतना आसान नहीं था विस्तार करना। इसके लिए उनको बहुत सारे युद्ध लड़े गए, जैसे प्रथम आंगल युद्ध हुआ, यानी प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर जिसे कहते हैं, 1767 से लेकर 1769 में हुआ बच्चों। इसमें ये अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ, जिसमें हैदर अली ने बहुत ही हिम्मत से काम किया और हैदर अली विचलित ने। अब इसमें क्या था कि हैदर अली जो थे एक मोर्चा बनाया, जैसे अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब के एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, लेकिन हैदर अली उससे वो घबराए नहीं और उसने मराठों को धन देकर और निजाम का प्रवेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। अब इसके बाद हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक ये युद्ध बच्चों चलता रहा और हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया और 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई। इस संधि के द्वारा एक कंडीशन ये रखी गई थी कि जो जीते हुए प्रदेश थे वो एक दूसरे को लौटा दिया जाएगा। तो ये इसमें भी इसका एक प्रॉमिस किया गया। अब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1780 से लेकर 1784 में। इसमें क्या हुआ, मराठों ने हैदर अली पे आक्रमण कर दिया, लेकिन 1769 में बच्चों हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार उसके अकॉर्डिंगली जो थी अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की।
इससे हैदर अली ने निजाम और मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक महायुद्ध छेड़ दिया और 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली जो थे उन्होंने अंग्रेजी सेना को पराजित कर आरकट जीत लिया। इसी बीच इसके बाद क्या हुआ, हैदर अली ने जो है वो इस स्थिति का सामना किया उन्होंने, लेकिन अंग्रेज चुप नहीं रहे। वो 1781 में फिर हैदर अली से लड़े, जिसमें 1781 में हैदर अली की पराजय हुई। फिर आपका तीसरा मैंगलोर वॉर हुआ। उसमें बच्चों क्या हुआ कि अंग्रेजों का जो मैसूर वॉर था, चौथा मैसूर वॉर था बच्चों, वो 1790 में शुरू हुआ और इसमें टीपू सुल्तान के बीच में हुआ। और जैसे कि टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते हैं कि वो एक शेर की तरह कहे जाते थे कि शेर मैसूर उनको कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों सेना जो वेल्लूर और अंबूर से होती हुई बेंगलोर तक पहुंच गई और 1789 में मार्च में जीत लिया है। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक तो पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, लेकिन तुरंत ही कोयम्बटूर तो जीत तो दिया, लेकिन उन्हें थोड़ा एक युद्ध का सामना करना पड़ा टीपू सुल्तान की सेना से, तो वो तुरंत कोयम्बटूर को उन्होंने हार भी गए। मराठा और निजाम की सहायता से श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई तो की, लेकिन टीपू ने उन्हें कड़ा विरोध किया वहां पर और टीपू सुल्तान की सेना वहां डटी रही और वो लड़ते लड़ते अंग्रेजों के लड़ते लड़ते वहां से वो हार भी गए और इस तरीके से जो है वो टीपू की इसमें मृत्यु हो गई। अब जो है चौथा आंग्ल वॉर हुआ 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली आए जो कि ये सोशलिस्ट थे और लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो उन्होंने देशी राजा जो हमारे इंडिपेंडेंट राजा थे उनको कहा कि इनको अपने अधीन में लाना है, मुझे इनको अपने अंडर में लाना है। तो उन्होंने सहायक संधि की स्थापना कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे सहायक संधि करनी है तक, क्योंकि बहुत सारे यहाँ प्रोविंसेस बहुत सारे क्षेत्र हैं उनको अपने अंडर में लाना है, तो मुझे संधि करनी, मुझे युद्ध भी नहीं करना है। तो सहायक संधि के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे कंडीशंस रखे बच्चों कि सहायक संधि थी क्या। अब बच्चों सहायक संधि के अंतर्गत बच्चों देशी राजाओं पे ये दबाव डाला गया कि वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाए और अंग्रेज उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनकी सहायता प्रदान करेंगे, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। और इस संधि को स्वीकार करने वाले जो शासक हैं वो कंपनी के अधिपत्य के अंदर होंगे और शासकों को अपने खर्च के लिए कंपनी से पैसे लेने पड़ेंगे। खर्च वहन न करने की पाने की स्थिति में राज्य का कुछ भी भाग कंपनी मांग सकता है। अगर उसने लेखा जोखा कंपनी को नहीं दिया अपने खर्चे का, तो कंपनी उस राज्य का कोई भी पार्ट अपना मांग सकता है। फिर इस कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी भी युद्ध या संधि करने की अनुमति नहीं थी, यह अधिकार नहीं था। ये सहायक संधि के कंडीशंस हैं बच्चों जो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। फिर उसके बाद इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद पे कब्जा कर लिया। यानी इतने प्रोविंसेस बच्चों सहायक संधि के अंडर में आए और सहायक संधि को इतने क्षेत्रों ने माना और कंडीशन को माना और इतने क्षेत्र अंग्रेज के अधिपत्य में आ गए। यानी लॉर्ड वेलेस्ली जो चाहता था उसने वो किया। तो ये रहा सहायक संधि बच्चों। उसके बाद मराठों से भी संघर्ष हुआ। फिर इसके बाद अभी टीपू सुल्तान की मौत बच्चों तीसरे एंग्लो वॉर में नहीं हुई थी। टीपू सुल्तान की जो डेथ थी वो चौथे अंगल मैसूर युद्ध में हुई थी। इसमें उन्होंने जो वेलेस्ली का ये नीति जो थी वो बड़ी कड़ी नीति थी और टीपू सुल्तान का जो एक मोर्चा था उन्होंने ये संभाला और उन्होंने ये कहा कि ये इस नीति के अगर यही नीति आगे चलती रही तो देश के सारे प्रोविंसेस, सारे क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। तो दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू सुल्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों और उसने अपनी वीरता, साहस और आत्माभिमान से कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने वेलेस्ली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस संधि को नहीं मानता हूं। और उसकी एक प्रिय युक्ति थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जीवन जीना जो है वो अच्छा नहीं है। यानी एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है और भेड़ की तरह लंबी जीवन जीना जो है अच्छा नहीं है। तो इसी युक्ति का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम को बचाने के लिए वहाँ श्रीरंगपट्टनम में चौथी मैंगल वॉर हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद मराठों से संघर्ष हुआ।
मराठों से संघर्ष जो है प्रथम मराठा वार और सेकेंड मराठा वार और तृतीय मराठा वार जो है वो शुरू हो गया और अंग्रेज़ों का युद्ध चलता रहा और ये सारे युद्ध जो है बच्चों वो सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर यानी साम्राज्य का विस्तार के लिए किया गया था। फिर इसके बाद आई डलहौजी की विलय नीति। अब इस विलय नीति में ये था जैसे सहायक संधि की तरह जी डलहौजी की विलय नीति भी आई कि जिस साम्राज्य के राजा का कोई अपना दत्तक पुत्र नहीं है, कोई अपना पुत्र नहीं है तो वो दत्तक पुत्र ले सकता है, लेगा, लेकिन वो दत्तक पुत्र का कोई अधिकार उस राज्य पे नहीं होगा। अगर वो लेगा तो कंपनी के अनुमति के बिना नहीं ले सकता है। तो इस विलय नीति तो अगर उसका किसी साम्राज्य का उसका वारिस नहीं है, किसी क्षेत्र किसी राज्य का उसका वारिस नहीं है तो वो राज्य है जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। ये थी इसकी विलय नीति। अब बच्चों आपका था उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीजें हुई कि धीरे धीरे जो है कंपनी स्थापित हो गई। उसके बाद भारत में कंपनी राज का प्रभाव क्या पड़ा। अब तो एस्टैब्लिशमेंट हो गया, विस्तार भी हो गया, तो अब इसका जो है किस तरीके से प्रभाव क्या पड़ा बच्चों। इस विशाल साम्राज्य भारत जैसे विशाल साम्राज्य पे कब्जा पाना इतना आसान नहीं था बच्चों। यहाँ बहुत सारे पापड़ अंग्रेजों ने भी बेले। तो यहाँ क्या हुआ कि जब देखा कि ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं तो उन्होंने क्या किया कि 1757 से लेकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की 100 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान भारत पे कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी। और इन 100 सालों में देश जो है वो गुलामी के दौर से गुजर रहा था और अंग्रेजी शासन का जो प्रशासनिक ढांचा था इन्हीं उद्देश्यों को पूरी करने के लिए बनाया गया था कि किस तरीके से वो भारत पे आधिपत्य जमा सके। फिर बंगाल में आई दोहरी शासन व्यवस्था यानी ड्वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बंगाल पे नियंत्रण होने के बाद दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई बच्चों। इस व्यवस्था में कंपनी के पास जो है वो बहुत सारे राजस्व कर वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था का कार्य था। कंपनी के पास अधिकार थे लेकिन कोई दायित्व नहीं था, जबकि नवाब के पास दायित्व थे लेकिन कोई अधिकार नहीं थे। इसी दौरान 1769 और 17 ईस्वी में बच्चों बहुत बड़ा अकाल बंगाल में पड़ा जहां पे लोग भूखमरी से बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन जनता का दुख समझने के लिए वहां कोई नहीं पहुंचा और इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई और कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे और उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब कंपनी के अधिकारियों की कीमती उपहार काफी धन प्राप्त हो रहा था, निजी व्यापार से भी काफी मालामाल हो रहे थे। अब कंपनी के अधिकारियों का जो व्यापार भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटिश निवासी जो थे मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारी को नियुक्ति से हटा दिया जाए और इनका लेखा जोखा जो है इनको दिया जाए। लेकिन बच्चों फिर इसके बाद ब्रिटेन की संसद ने इस बात पे गौर किया कि इतना बड़ा वहाँ पे कंपनी जो है वो जो निजी अफसर है वो कंपनी का फायदा उठा रहे हैं और वो अपने व्यक्तिगत रूप से वो मालामाल हो रहे हैं, तो इनको रोकना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे पकड़ जमाई। इंग्लैंड से कंपनी का निर्देश हुआ और यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस यानी थोड़ी कड़ाई की गई। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया जो 1773 में है, जो आपकी बुक में है बच्चों, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि 1784 में आया। ये सारे एक्ट क्यों हुए? कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सारे एक्ट जो है वो निकाले गए कि कंपनी की जो गतिविधियां हैं, जो प्रोसेस, जो वर्क फंक्शन है, उसको निगरानी रखने के लिए ये एक्ट पारित किए गए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और फिर उसके बाद जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट का ये रिफॉर्मेटिव मेजर था, यानी इसका सुधारात्मक रूप था। पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 में आया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश ने किया इंडिया में अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए। इंडिया का जो है वो अपलिफ्टमेंट भी किया, सामाजिक अपलिफ्टमेंट भी किया उन्होंने, सुधार भी किए, प्रशासनिक सुधार किए, राजनीतिक सुधार किए, सामाजिक सुधार किए, शिक्षा सुधार किए। तो ये सारी चीज़ें हुई बच्चों। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आया, जैसे कि इसके बारे में तो हमने आपको पहले भी अच्छे से रिवीजन कराया था कि इसके प्रथम स्वतंत्रता लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में कंपनी जो है भारत में अंग्रेजों का जो अंतिम गवर्नर जनरल था और 1856 में गवर्नर जनरल ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण जो है बहुत सारे विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन 1857 के शुरू होने से पहले बच्चों भारत में कुछ छोटे छोटे संघर्ष शुरू हो चुके थे और इसके 1857 के बहुत सारे कारण भी थे। आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे और सैन्य कारण थे। जिस सबकी सैन्य कारण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि जब सैन्य कारण में ये था
कि आपका भारतीयों के साथ, सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता था, उनकी सैलरी कम थी। अंग्रेज़ों ने राइफल का प्रयोग जब किया तो उसमें लगाए जाने जो कारतूस थे वो गाय और पिग की जो है वो चर्बी से बनाई जाती थी। ये कारतूस उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, जब मुंह से पकड़ के उनको खींच कर खोलना पड़ता था, जिसकी वजह से जो यहाँ के मान्यता जो जो पंडित थे ये, और जो यहाँ पे बहुत सारे वर्ग थे ना बच्चों, उस सेना में मुस्लिम वर्ग भी था और हिंदू वर्ग भी था। तो दोनों को ये लगा कि हमारी धर्म निष्ठा जो है वो भंग हो जा रही है, एक धार्मिक आस्था पे चोट है, और इस वजह से जो है वो उन्होंने वो विद्रोह, सैन्य विद्रोह जो है वो शुरू हुआ। तो 1857 के चार कारण है बच्चों, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, और पांच कारण है और है सैन्य कारण। उसके बाद क्रांति की योजना बनाई गई, जिसमें तात्या टोपे, झांसी की रानी और हजरत बेगम महल, बहादुर शाह जफर और आपके जो है कुंवर सिंह, ये सब इन लोगों ने क्रांति की योजना बनाई, और इस आंदोलन का जो प्रभाव बहुत दूर तक गया बच्चों। योजना बनाई गई और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो है, इन्होंने नेतृत्व में जो है जीनत महल, अवध के नवाब, बेगम महल, हजरत महल, इन्होंने इस संगठन बनाया और क्रांति की योजना, अब क्रांति जो है वो शुरू होने वाली थी देश में, आज़ादी की क्रांति। और सबसे पहली क्रांति, सबसे पहला जो संग्राम क्रांति है, स्वतंत्रता का क्रांति का बीगुल बजा, वो था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो जो कि इसकी जो तिथि थी, क्रांति की जो थी 31 मई 1857 को की गई, और 1857 को ये क्रांति शुरू भी हुई और देश के अलग अलग केंद्रों में शुरू हुई, जैसे बैरकपुर, मेरठ और लखनऊ, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, बहराइच, बरेली, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, झांसी, यहाँ ये सारे क्षेत्रों में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी, और अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग वहाँ के क्रांतिकारियों ने वहाँ की बागडोर संभाली। जैसे कि बैरकपुर लॉर्ड कैनिंग, जैसे वहाँ पे आपका मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। मंगल पांडे ने कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें गाय और पिग की चर्बी से कारतूस बनाए गए थे, तो वहाँ पे विद्रोह शुरू किया था। उसका असर इतना पड़ा कि पूरे देश में इसका असर पड़ गया, इसका लहर दौड़ पड़ी। और फिर इस मेरठ में जो है वो इलाहाबाद में लियाकत अली ने संभाला, फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने संभाला, बहराइच में राजा हरदत्त सिंह ने संभाला, कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया क्रांति का, और लखनऊ में अवध की जो बागडोर थी वो वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल ने संभाली। आजमगढ़ में जो है नेता बाबू कुंवर सिंह ने संभाला, नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह ने संभाला इसे, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला, रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इस तरीके से जो है अलग अलग क्षेत्रों में ये 1857 का संग्राम जो है वो शुरू हुआ। लेकिन शुरू तो हुआ, लेकिन 1858 में ये असफल, 1858 तक ही चला और इसका असफल हो गया, क्योंकि बहुत सारे कारण थे बच्चों। इसमें एक प्लानिंग अच्छी नहीं थी, प्लानिंग कनेक्शन नहीं था, नेटवर्क अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे पास संचार और सुविधा नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी, लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जो प्लानिंग, जो योजना बनाई जा रही थी उसमें जो नेतृत्व की कमी थी, सैन्य दल नहीं था, एक अच्छी प्लानिंग नहीं थी, और लोग जो है एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, मैसेजेस भी नहीं कन्वे हो पा रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो ये क्रांति जो है वो असफल रही। तो लेकिन अगर ये असफल जरूर रही, लेकिन देश में इसने आंदोलन का बिगुल बजा दिया था और इसने स्वराज जैसे शब्द की स्थापना कर दिया था। इस लोगों को इसने बता दिया था कि अब जो है वो जागरूक होने का समय आ गया है, अब आज़ादी लेने का समय आ गया है, तो अब उठो और संघर्ष करना शुरू करो। इसीलिए ये 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कहलाया बच्चों। अब जो है आपका लास्ट चैप्टर था कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत। इसमें था कि 1857 के बाद बच्चों देश में एक अंग्रेज़ों को बहुत डर सा हो गया कि 1857 की क्रांति के बाद उन्हें लगा कि अरे ये तो और भी क्रांति हो सकती है आगे। तो हमारे विक्टोरिया ने कहा कि मैं तो करती हूँ कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया जाए और पूरी बागदौड़ इंग्लैंड से हो जाए। तो यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब उसमें घोषणा पत्र की कुछ खास बातें थी कि क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी जाए, यानी अब सीमा नहीं विस्तार किया जाएगा। अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़कर सभी को रिहा कर दिया जाए। विद्रोह में भाग लेना तालुकदार को प्रदर्शन करने पर उन्हें जागीरें वापस कर दी जाए। बिना भेदभाव के आधार पे जो है वो भारतीयों को भी सरकारी सेवा में उत्पत्ति मिले। इस तरीके से वादे बहुत सारे किए गए, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए बच्चों। तो इस तरीके से है। फिर बहुत सारे जो है 1857 के बाद ब्रिटिश राज एक तरह से हिल गया था, एक तरह से स्कैटर्ड हो गया था।
मतलब जो मतलब जैसे कहते हैं उसका गठन, उसका जो फॉर्मेशन था वो टूट गया था। अब उसको पुनर्गठन करना था, हर क्षेत्र का पुनर्गठन करना था। तो अब पुनर्गठन का काम शुरू हो गया, रिफॉर्मेशन का काम शुरू हो गया, रिफॉर्मेशन का काम शुरू हो गया। जैसे कि आपका राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ, जिसमें आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुरू किया गया। फिर इंडिया काउंसिल एक्ट हुआ 1892 में। फिर उसके बाद स्थानीय प्रशासन को भी सुधारा गया। सिविल सर्विसेज की सेवा निकाली गई, जिसमें IAS का एग्जाम होता था, इंग्लैंड में होता था। और इसमें सबसे पहले जो भारतीय IAS बनने वाले थे वो थे आपके सत्येंद्रनाथ ठाकुर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो पहले IAS पहले यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय जो सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। तो इस तरीके से जो है सेना और पुलिस का भी पुनर्गठन हुआ, न्यायिक संगठन भी हुआ बच्चों, वित्तीय प्रशासन भी सुधारा गया। फिर इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो है वो भारत में एक प्रचलित हो गया, एक टेक्निकल, एक मॉडर्न एजुकेशन आया। कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य जो शिक्षा थी वो हमारे समाज के लिए अच्छा ही हुई। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर यहाँ थे जो इसके फेवर में थे, समर्थन में थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो इसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी भारतीय संस्कृति पर ये एक जो है वो कहीं अधिपत्य न जमा ले, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता कहीं खो ना जाए। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता और सभ्यता संस्कृति वो अनमोल है, वो तो एज इट इज़ रही। लेकिन जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है, जो ये पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा थी, उसने कहीं ना कहीं भारत की समाज में विद्यमान कुरीतियों का जो है वो कहीं ना कहीं उसमें उसका समाप्त करने में मदद की। फिर आधुनिक शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा, टेक्निकल नॉलेज, जो तकनीकी शिक्षा जो है लोगों को मिला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों का बढ़ा, और बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स भी हुए और चिंतक हुए, दार्शनिक हुए, जिन्होंने भारतीय समाज को सुधारने का काम किया इस पाश्चात्य शिक्षा, इस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। तो बच्चों ये रहा आपका मैंने आपको सारे पार्ट का एक रिवीजन जो है मैंने आपको करा दिया। और आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छे से वीडियो ज़रूर देखिएगा बच्चों, और क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन वीडियो, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आप अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओके बच्चों, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।